और अगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका आ जाए जिसके ज़रिए हम इस सारी इंफॉर्मेशन को एक ही वेरिएबल में स्टोर करा सकें, तो उस तरीके से इस डेटा को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। और इस टास्क को अचीव करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल डेटा टाइप होती है जो कि एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है और उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आप यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक डॉट का या पीरियड का सिंबल लिखेंगे और आप देख सकते हैं कि VS कोड ने यहाँ पर हमें इससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स हिंट करने शुरू कर दिए हैं। तो अगर हम इसमें से इस पर्सन की सिर्फ एज उठाना चाहें तो हम सिंपली person1.age के जरिए इसे एक्सेस कर सकते हैं। और जैसे कि हमने इस person1 के वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट स्टोर कराया है, इसी तरह हम इस पर्सन के ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी में कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं और वो वैल्यू एक और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, अपने इस कोर्स में हम ऑलरेडी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं और इन्हें अपनी डिफरेंट एग्जांपल्स में यूज करके देख चुके हैं। अब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बेसिक टाइप के डेटा को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट होती हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में अक्सर आपको कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ डील करना पड़ता है और ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अपने आप में इस डेटा को डील करने के लिए सफिशिएंट नहीं रहती। ऐसे सिनेरियोज में इस तरह के कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ डील करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अलावा कुछ कस्टम डेटा टाइप्स भी क्रिएट कर सकते हैं और इस काम को करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट के जिस फीचर का यूज करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स क्या हैं और इन्हें किस तरीके से क्रिएट और यूज किया जाता है। सबसे पहले हम अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए अपने पिछले चैप्टर की फाइल्स की एक कॉपी बनाकर इसे रीनेम कर लेते हैं और इसे अपने एडिटर में खोल लेते हैं। अपने अपेंडिक्स के फोल्डर में हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम objects.html रखेंगे। यहाँ पर एक ब्लैंक HTML पेज क्रिएट कर लेते हैं और इसके टाइटल को अपडेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन करके इस फाइल को अपने VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ये पेज हमारे ब्राउज़र में ओपन हो चुका है और हमने अपना कंसोल भी ओपन कर लिया है। अब वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और यहाँ पर इस स्क्रिप्ट के टैग में हम कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और ये वेरिएबल्स बेसिकली एक पर्सन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास यहाँ पर person1 फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल होगा, person1 सेकेंड नेम का एक वेरिएबल होगा, person1 एज का वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू एक नंबर होगी और फाइनली एक पर्सन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है जैसे कि उसका नाम, उसकी एज। इसी तरह एक पर्सन कुछ फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म कर सकता है। हम यहाँ पर एक डमी फंक्शनैलिटी का फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम वॉक रखेंगे, जिसका मतलब कि अगर हम इस फंक्शन को कॉल करें तो हमारा ये पर्सन वॉक करेगा। और हम यहाँ पर एक सिंपल लॉग स्टेटमेंट डाल देते हैं, person1 is now walking। अब यहाँ पर आपको एक पैटर्न जो नज़र आएगा और जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इन वेरिएबल्स में हम एक स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह अगर हमें एक और पर्सन की ये इंफॉर्मेशन स्टोर करानी हो तो हमें इन सारे वेरिएबल्स को कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पर हम 1 को 2 से रिप्लेस कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेंगे। यानी कि हर पर्सन के फर्स्ट नेम के लिए हमें एक अलग से वेरिएबल चाहिए, सेकंड नेम के लिए एक अलग वेरिएबल चाहिए और इसी तरह आप सोच सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पर कुछ और एट्रीब्यूट्स ऐड करने हो या कुछ और फंक्शनैलिटी इस स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड ऐड करनी हो तो हमें यहाँ पर और वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे और इस तरह से यहाँ पर वेरिएबल्स का एक मेला लग जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इन वेरिएबल्स को मैनेज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक वेरिएबल में हम यूजुअली एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें इस स्ट्रिंग को जो कि फर्स्ट नेम है एक वेरिएबल में स्टोर कराना है तो हमें उसके लिए एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से इस पर्सन की एज जिसकी डेटा टाइप बेसिकली नंबर है, इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें एक नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आइडियल सिचुएशन ये होगी कि इस एक पर्सन से रिलेटेड इस सारी इंफॉर्मेशन को हम सेपरेट वेरिएबल्स में स्टोर करवाने की बजाय एक सिंगल यूनिट के तौर पर स्टोर कर सकें
और अगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका आ जाए जिसके ज़रिए हम इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही वेरिएबल में स्टोर करा सकें, तो उस तरीके से इस डेटा को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। और इस टास्क को अचीव करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल डेटा टाइप होती है जो कि एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है और उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अगर हमने इस पर्सन 1 की सारी इन्फॉर्मेशन को एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कराना हो तो हम उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इसका नाम पर्सन 1 रखेंगे। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक ओपन करेंगे। इस ऑब्जेक्ट के ब्लॉक के स्कोप में हम इसके कुछ अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं और इन वेरिएबल्स को हम एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल या प्रॉपर्टी होगी। इसको वैल्यू देने के लिए हम यहाँ पर इक्वल टू के साइन की जगह पर कॉलन का साइन यूज करेंगे और इस एट्रीब्यूट को इसकी वैल्यू जो कि जॉन है ये हम इसे यहाँ पर पास करेंगे। अगेन यहाँ पर इस स्टेटमेंट को हम सेमीकोलन के जरिए क्लोज नहीं करेंगे, बल्कि इन एट्रीब्यूट्स को डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर कॉमा का सिंबल यूज करेंगे। इसके बाद इसी तरह हम इसे लास्ट नेम की प्रॉपर्टी देंगे जिसकी वैल्यू 2 होगी। इसे इसकी एज देंगे जो कि 18 होगी। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सेव करके हम एक दफ़ा अपने ब्राउज़र में इसके रिजल्ट को देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को लॉग करेंगे। आप देख सकते हैं कि राइट साइड पर हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट लॉग हो गया है। अगर हम इसे इस एरो को क्लिक करके ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल वेरिएबल है जिसमें एज, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की प्रॉपर्टीज यहाँ पर मौजूद है। इन एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज की तरह हमारे इस ऑब्जेक्ट का कोई फंक्शन भी हो सकता है और उसे डिक्लेयर करने के 2 डिफरेंट तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम यहाँ पर एक आम प्रॉपर्टी की तरह वॉक नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे या प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे और इसकी वैल्यू के तौर पर हम इसे एक फंक्शन असाइन कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने अपने फंक्शंस वाले चैप्टर में देखा था कि हम एक वेरिएबल को एक फंक्शन भी असाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये लॉग स्टेटमेंट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और अब इस लॉग के रिजल्ट्स को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे इस ऑब्जेक्ट में एज, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के एट्रीब्यूट्स हैं और वॉक नाम का एक फंक्शन है जो कि आपको इस सिंबल से, जो कि एफ और 2 पैरेंथेसिस का सिंबल है, इससे नज़र आ रहा है। अगर हम इसके ऊपर हवर करें तो ये एक पॉपअप में हमें इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी भी दिखा रहा है। इसी तरह दूसरा तरीका एक फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट में डिक्लेयर करने का ये है कि हम यहाँ पर सिंपली इस फंक्शन का नाम लिखेंगे और ये कोलन और ये फंक्शन के कीवर्ड्स यहाँ से हटा देंगे। तो ये भी एक फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट में डिक्लेयर करने का वैलिड तरीका है। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट उसी तरह लॉग हो गया है। प्रोग्रामिंग जार्गन से रिलेटेड एक चीज़ मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मली इन वेरिएबल्स को एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है और इन फंक्शंस को मेथड्स कहा जाता है। तो फर्स्ट नेम हमारे पर्सन के ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है या एट्रीब्यूट है और ये वॉक हमारे पर्सन के ऑब्जेक्ट का एक मेथड है। अब जबकि हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ और ये फंक्शन अपने इस ऑब्जेक्ट में मूव कर दिया है तो हम यहाँ से इसे क्लीन कर सकते हैं और फिलहाल मैं इस पर्सन 2 की इंफॉर्मेशन को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन इस पर्सन 1 के ऑब्जेक्ट की यूजेज पे कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि जब हमारे पास पहले इंडिविजुअल वेरिएबल्स इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए मौजूद थे तो हम डायरेक्टली उनमें से किसी भी वेरिएबल को यहाँ पर यूज़ या लॉग कर सकते थे। तो अब जबकि हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेन्ड है, तो अगर हमने इस पर्सन का सिर्फ फर्स्ट नेम गेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसका तरीका बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक डॉट का या पीरियड का सिंबल लिखेंगे और आप देख सकते हैं कि VS कोड ने यहाँ पर हमें इससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हिंट करने शुरू कर दिए हैं। तो अगर हम इसमें से इस पर्सन की सिर्फ एज उठाना चाहें तो हम सिंपली person1.age के ज़रिए इसे एक्सेस कर सकते हैं। हम इस पेज को सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि इस बार यहाँ पर इस पर्सन की सिर्फ एज लॉग हुई है। इसी तरह अगर हमने इस पर्सन 1 के ऑब्जेक्ट का वॉक का यह मेथड या फंक्शन कॉल करना हो तो हम इसे सिंपली person1.walk और इसके बाद अपने नॉर्मल फंक्शन की इन्वोकेशन की तरह या जैसे हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं इसे कॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट के वॉक के फंक्शन से आने वाला लॉग यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। इसी तरह जैसे कि हम एक नॉर्मल वेरिएबल को वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाली प्रॉपर्टी को भी वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। अब अगर हम इस पर्सन को लॉग करें तो आप देखेंगे कि इसकी लास्ट नेम की प्रॉपर्टी अपडेट होकर एडिटेड लास्ट नेम हो चुकी है।
इसी तरीके से जैसे कि हमने इसे एक प्रॉपर्टी रीअसाइन की, इसी तरह हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नई प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि अगर मैं person1 के इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ईमेल की प्रॉपर्टी सेट करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को लॉक करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ईमेल की प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। तो अगर हम इस सारे कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा समराइज करें तो ऑब्जेक्ट एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होती है जो कि बाकी की डेटा टाइप्स को मिलके बनती है, और इसका मकसद यूजुअली ये होता है कि रिलेटेड डेटा को किसी तरीके से एक सिंगल वेरिएबल में या एक सिंगल वैल्यू के तौर पर ग्रुप किया जा सके। इस ऑब्जेक्ट में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और उसके साथ ही साथ डिफरेंट फंक्शन या मेथड हो सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज की एक रेगुलर वेरिएबल की तरह कोई भी वैल्यू हो सकती है, और जैसे कि हमने इस person1 के वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट स्टोर कराया है, इसी तरह हम इस पर्सन के ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी में कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, और वो वैल्यू एक और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एड्रेस की प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं जो कि खुद एक ऑब्जेक्ट हो सकती है। इस एड्रेस की प्रॉपर्टी में सपोज सिटी, प्रोविंस और कंट्री की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। और अगेन जैसा कि एड्रेस एक ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी एक और ऑब्जेक्ट हो सकती है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब अगर हम इसे अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देखेंगे कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को जो कि पर्सन का ऑब्जेक्ट है ओपन करूं तो यहाँ पर बाकी एट्रीब्यूट्स के साथ साथ यहाँ पर एड्रेस का एक एट्रीब्यूट है जो कि अगेन एक और ऑब्जेक्ट है। मैं इसे ओपन कर सकता हूँ और इसके अंदर आपके पास सिटी, कंट्री और प्रोविंस की प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स के जरिए आप किसी किस्म का भी कॉम्प्लेक्स डेटा एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस डेटा को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। इसी पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो अब हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करके एक सेकेंड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसका नाम person2 होगा, और इसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपडेट कर दें और इसके रिजल्ट को अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर लॉग हो गया है और इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं जो कि हमारे पहले ऑब्जेक्ट में मौजूद थी, लेकिन इनकी वैल्यूज यहाँ पर डिफरेंट हैं। अब जबकि हमने ये देख लिया कि ऑब्जेक्ट एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है और इसमें आप किसी किस्म का भी डेटा या फंक्शनैलिटी स्टोर करा सकते हैं, तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसकी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ कस्टम वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं जिनमें कुछ पर्सन्स की इंफॉर्मेशन है। इसी तरह से कुछ वेरिएबल्स ग्लोबल लेवल पर जावास्क्रिप्ट ने हमारी आसानी के लिए खुद से क्रिएट कर रखे हैं, और इनमें से ज्यादातर वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होते हैं क्योंकि इस तरीके से इनको यूज करना और मैनेज करना आसान हो जाता है। आपने शायद एक चीज नोट ना की हो, लेकिन इनमें से एक वेरिएबल हम कोर्स के स्टार्ट से यूज करते चले आ रहे हैं, और वो वेरिएबल कंसोल का ये वेरिएबल है जो कि इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लॉग का एक मेथड है जिसे यूज करके हम इसको पास किए जाने वाला डेटा अपने ब्राउजर के लॉग में प्रिंट करते आ रहे हैं। अगर हम इस कंसोल के ही ऑब्जेक्ट को इस कंसोल लॉग स्टेटमेंट में पास करें, इसे सेव करें और वापस चलकर अपने ब्राउजर में देखें तो आप देखेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको खोलने पर आपको इसके बहुत सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज नजर आएंगे। इन मेथड्स में से ये लॉग का वो मेथड है जो कि हम बार बार यूज करते आ रहे हैं। इसी तरह हम यहाँ पर इसका कोई और मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये वार्न का मेथड है, हम इसे यूज करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखेंगे console.warn, और यहाँ पर हम हाय दिस इज ए वार्निंग लिखेंगे। इस स्टेटमेंट को क्लोज करके पेज को सेव करते हैं, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास येलो बैकग्राउंड में वार्निंग का एक मैसेज यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि हमारी console.warn की कॉल की वजह से यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। इसी तरह से अगर हम अपने इस एलिमेंट्स के टैब में जो कि हमारे डेवलपर टूल्स में मौजूद है इसमें जाएं तो ये जो सारा आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि हमारे इस पेज के पूरे विजिबल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये सारा डेटा भी जावास्क्रिप्ट हमें एक ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोवाइड करता है और उसको यूज करके हम इस पेज के किसी भी एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम वापस चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और यहाँ पर हम लॉग करेंगे डॉक्यूमेंट के एक ऑब्जेक्ट को या एक वेरिएबल को जो कि जावास्क्रिप्ट हमें ग्लोबली प्रोवाइड करता है। अब अगर हम अपने कंसोल में देखें तो यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट लॉग्ड नजर आएगा, जिसे हम ओपन करें तो आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा हमारा लेफ्ट साइड वाला डॉक्यूमेंट है। हमारे ब्राउजर का कंसोल इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को एक रेगुलर ऑब्जेक्ट की तरह नहीं लॉग कर रहा, लेकिन इस चीज को प्रूव करने के लिए कि ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है हम वापस चलेंगे अपने एडिटर की तरफ और यहाँ पर अगर हम
पीरियड या डॉट का सिंबल डालें, जो कि हम एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज या मेथड्स को गेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर VS कोड हमें हिंट कर रहा है कि हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स इस ऑब्जेक्ट पर मौजूद है। इसमें से ये बॉडी की प्रॉपर्टी हम गेट करेंगे। ये बॉडी की प्रॉपर्टी अगेन एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मल्टीपल प्रॉपर्टीज और मेथड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो हम यहाँ पर अगेन एक डॉट डालेंगे और यहाँ पर हमारे पास स्टाइल की एक प्रॉपर्टी हमें मिलेगी। ये स्टाइल की प्रॉपर्टी अगेन एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर अगर आप डॉट डालें तो आपको नजर आएगा कि आपकी CSS की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर अवेलेबल हैं और आप इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को गेट करेंगे और इसकी वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए येलो सेट करेंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पर एक असाइनमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म करने लगे हैं और यहाँ पर हमारी इस लॉग स्टेटमेंट की कोई रीज़न नहीं बनती, तो मैं सिंपली इसको कट करके इस लॉग स्टेटमेंट से बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ पर इसे थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। तो बेसिकली हम अपने डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट में से बॉडी को गेट करेंगे, बॉडी के ऑब्जेक्ट में से स्टाइल के ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे और स्टाइल के ऑब्जेक्ट में से हम बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को येलो सेट करेंगे। मैं इस पेज को सेव करता हूँ और वापस चलकर हम देखते हैं अपने ब्राउज़र में कि इसका क्या असर हमें नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी का कलर यहाँ पर येलो हो चुका है और ये स्टाइल हमने अपनी रेगुलर CSS के जरिए नहीं दिया, बल्कि हमने जावास्क्रिप्ट के जरिए अपनी बॉडी को गेट करके उसके बैकग्राउंड को येलो सेट किया है और ये चेंज हमें रियल टाइम में अपने ब्राउज़र में नज़र आ रहा है। अगर हम इस बॉडी को इंस्पेक्ट करें तो आप देख सकेंगे कि हमारी इस बॉडी के ऊपर स्टाइल का एक एट्रीब्यूट सेट हो चुका है जिसमें बैकग्राउंड येलो सेट हो चुका है और यही चीज़ आप नीचे अपने स्टाइल्स के टैब में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने इस पूरे डॉक्यूमेंट के किसी भी एरिया को मैनिपुलेट या म्यूटेट कर सकते हैं। एक लास्ट चीज जो इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये कि हमने यहाँ पर देखा कि एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस या सेट करने के लिए हम इस डॉट नोटेशन का यूज कर सकते हैं। अब अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए ये सबसे पॉपुलर अप्रोच है, लेकिन इसके अलावा भी इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने की एक अप्रोच जावास्क्रिप्ट में मौजूद है और ये अप्रोच खास तौर पर ऐसे सिनेरियोज में काम आती है जहां पर आपके पास इन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज एक स्ट्रिंग की फॉर्म में मौजूद हों। इसकी एक एग्जांपल देखने के लिए अगर हम वापस अपने %2 के इस लॉग के बाद एक और स्टेटमेंट लॉग करें और फॉर एग्जांपल अगर हमें इस %2 के एड्रेस की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो और इस एड्रेस की प्रॉपर्टी का नाम हमारे पास एक स्ट्रिंग की फॉर्म में मौजूद हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस दफ़ा एक डॉट की जगह पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के इस पेयर के दरमियान में एक स्ट्रिंग की फॉर्म में अपनी एड्रेस की प्रॉपर्टी का नाम प्रोवाइड करेंगे। तो अब अगर हम फॉर एग्जांपल इस पेज को सेव करके वापस अपने ब्राउज़र में चलें तो आप देख सकते हैं कि हमारी एड्रेस की प्रॉपर्टी यहाँ पर लॉग हो चुकी है। इसी तरीके से जैसे कि हम डॉट की नोटेशन के जरिए एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, तो अगर हमें फॉर एग्जांपल इस एड्रेस के ऑब्जेक्ट में से सिटी की इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो हम अगेन यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी सिटी की प्रॉपर्टी का नाम एज अ स्ट्रिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी सिटी की ये वैल्यू लॉग हो गई है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो इन नोटेशंस को मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि यहाँ एड्रेस तक हमारे पास एड्रेस का ये ऑब्जेक्ट एक्सेस हो जाएगा, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर इस सिटी की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए डॉट नोटेशन का यूज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगेन हमारी सिटी की वैल्यू लॉग हो गई है। तो दोस्तों ये था जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट और होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको सही तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।